नमस्ते। आज फिर एक नई बीमारी पर चर्चा। आज की चर्चा होगी दस्त नामक बीमारी पर, जिसे हम दस्त या अतिसार भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लूज मोशन, डायरिया आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। यूँ तो सुनने में लगेगा कि दस्त की बीमारी में क्या खास है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नया ज़रूर मिले और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। हिंदी में इस बीमारी को दस्त की बीमारी या अतिसार की बीमारी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डायरिया या लूज मोशन की बीमारी कहते हैं। इसके बहुत अलग अलग कई नए नए शब्द इस बीमारी में आपको सुनने को मिलते हैं प्रायः, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटराइटिस, अमीबियासिस, कोलाइटिस, कालरा, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग आदि ऐसे नए नए शब्द इस बीमारी में आपको सुनने को मिलते हैं। और कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये सब एक ही हैं या इसमें कुछ भिन्नता भी है इन शब्दों में। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी क्या है और इसमें प्रयुक्त होने वाले ये नए नए टर्म्स इसके क्या मायने होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस बीमारी में हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि डायरिया किसे कहते हैं। डायरिया की जो परिभाषा है वो ये है कि फ्रिक्वेंट वाटरी लूज मोशन, यानी जो स्टूल है वो बार बार हो, फ्रिक्वेंट हो और लूज हो। वाटरी लूज भी हो सकता है या अपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा लूज हो सकता है, यानी इसकी संख्या में भी वृद्धि होगी और इसकी कंसिस्टेंसी में भी लूजनेस होगी। या ये वाटरी हो सकता है या वाटरी नहीं तो लूज हो सकता है। तो अगर ये फ्रिक्वेंट होगा तो इसको लूज मोशन कहेंगे, यानी दोनों शर्तों का होना जरूरी है। संख्या में भी बढ़ोतरी और इसके संरचना यानी रूप में भी पानी की मात्रा की अधिकता होनी चाहिए। इस बीमारी से जो सबसे बड़ा नुकसान है इस तरह की सभी बीमारियों से वो ये होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और शरीर में पानी की कमी होने को ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी डायरिया से डिहाइड्रेशन होता है। अब डायरिया तो डिसेंट्री क्या है? डिसेंट्री और डायरिया में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि अगर लैट्रिन में डायरिया के साथ लैट्रिन में ब्लड आने लगे तो उसको हम डिसेंट्री कहते हैं, और इसी को हिंदी में पेचिस कहा जाता है। यानी लैट्रिन में, स्टूल में, टट्टी में ब्लड का आना, खून का आना, इसको पेचिस कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को डिसेंट्री कहते हैं। डायरिया और डिसेंट्री में अगर देखा जाए तो डिसेंट्री थोड़ी ज़्यादा परेशानी देने वाली बीमारी है, क्योंकि खून की कमी होती ही है, डिहाइड्रेशन तो होता ही है, साथ में मरीज को बुखार भी होता है, पेट में मरोड़ भी होता है और ये ज़्यादा दिन लेता है ठीक होने में। आमतौर पे डायरिया कभी कभी तो बिना चिकित्सा के भी ठीक हो जाती है, लेकिन डिसेंट्री बिना चिकित्सा के ठीक नहीं होती, इसमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर किसी को पेचिस या डिसेंट्री है, लैट्रिन में खून आ रहा है, तो उसे निश्चित रूप से चिकित्सक के पास जाना ही चाहिए, उसमें चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या होती है ये जानने के पहले हम ये जानें कि इन बीमारियों का, दस्त के संबंधित जो बीमारियां हैं, इनका कारण क्या होता है। वास्तव में कई तरह के सूक्ष्म रोगाणु होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस इन नामों से जानते हैं। इन सूक्ष्म रोगाणुओं के हमारे आंतों में प्रवेश करने की वजह से जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसके फलस्वरूप ये बीमारियां होती हैं। अब ये जिस तरह के कारक होते हैं, अगर ये बैक्टीरिया है तो इसका लक्षण अलग होगा, वायरस है तो इसका अलग लक्षण होगा, अगर अमीबा है तो अलग लक्षण होगा। फिर बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है? मसलन अगर ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी नाम से यह स्पष्ट है कि अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो डायरिया उत्पन्न करता है उस डायरिया को हम कालरा कहते हैं। और कालरा जो होता है उसमें जो वाटरी लूज मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा वाटरी और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है, इसलिए इसमें बड़े ही कम समय में मरीज सीवियर डिहाइड्रेशन की स्थिति को आ जाता है
और इसमें जान का खतरा हो जाता है। अगर तत्काल चिकित्सक के पास न पहुंचाया जाए तो सीवियर डिहाइड्रेशन की स्थिति से बचना बड़ा मुश्किल होता है। यानी सिर्फ ORS के लेने से हम कॉलरा की स्टेज में आने पर कॉलरा के मरीज को ORS पिला के हम कुछ देर तक उसके लिए रुकावट, बीमारी के बढ़ने में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जितना डिहाइड्रेशन कॉलरा में फ्रिक्वेंट लूज मोशन की वजह से होता है, उसको सिर्फ ORS से पूरा कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो इसी तरह से कौन सा कारक है, कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है, उस पर उसके रोग के लक्षण निर्भर करते हैं। अब गैस्ट्रोइंटराइटिस किसे कहते हैं? गैस्ट्रोइंटराइटिस, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक से है। इंटराइटिस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो जब आंतों में इन्फेक्शन होता है तो हम इंटराइटिस कहते हैं, और स्टमक में होता है तो गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और जब दोनों में होता है तो गैस्ट्रोइंटराइटिस कहते हैं। आमतौर पे जब स्टमक में कुछ होता है तो हम लूज मोशन से कम उल्टी या मिचली से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर उल्टी या मिचली होती है तो उसको कहा जाएगा कि इनको गैस्ट्राइटिस हो रही है, और किसी व्यक्ति को अगर लूज मोशन हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो हम इंटराइटिस कहेंगे। और अगर दोनों हो रहा है, वोमिटिंग और लूज मोशन दोनों हो रहा है, तो हम गैस्ट्रोइंटराइटिस का नाम दे सकते हैं। अब अगर इस बीमारी के पीछे जो कारण है वो अगर कोई अमीबा है तो हम उसको अमीबियासिस कहते हैं। आमतौर पे बहुत दिनों से पेट में गड़बड़ी होती है, हल्के मरोड़ के साथ लूज मोशन होते हैं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट भी नहीं होता, लेकिन बना रहता है, तो इस स्थिति को अमीबियासिस कहते हैं। केवल लोअर इंटेस्टाइन में, कोलन में इन्फेक्शन हो तो कोलाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से ये ढेर सारे जो शब्दों का उपयोग होता है डायरियल डिजीज़ में, वो ये सारे शब्द हैं जिन पे हमने आपसे चर्चा किया। अब हम थोड़ी सी चर्चा शार्ट में आपसे करना चाहेंगे कि अगर किसी को डायरियल डिजीज़ हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए, घर पर हम क्या उपचार कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर ये स्थिति कॉलरा जैसी स्थिति है, बहुत सीवियर है, या डिसेंट्री है जिसे पेचिस कहते हैं, खून की उपस्थिति है लैट्रिन में, इन दोनों स्थितियों में आपको घर बैठे उपचार करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, चिकित्सक तक पहुंचने में जो समय लगता है उतनी देर तक हमें ORS की मदद लेनी चाहिए। ORS के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अगले वीडियो में चर्चा करें। लेकिन इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो हम ORS का प्रयोग करेंगे। पहली बात, अधिक से अधिक ORS उस रोगी को हम पिलाएंगे। दूसरा, डायरिया के डिजीज़ में, डायरिया के रोग में भोजन का बड़ा महत्व है। अगर हम सही ढंग से उपयुक्त भोजन मरीज को देते हैं तो उसको दस्त की बीमारी में बड़ा लाभ होता है। यहाँ बड़ी विडंबना है, एक मिथ है, एक धारणा है, भ्रांति है कि लोग दस्त के रोगी को उपवास करा देते हैं, जबकि दस्त के रोगी को उपवास करना उसके लिए कभी कभी घातक भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, और पानी की नहीं बल्कि पोषक तत्वों की भी कमी हो रही है। ऐसे में अगर व्यक्ति भोजन नहीं लेगा तो और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होगा। तो हमेशा डायरिया के मरीज को ORS तो देना ही देना है, साथ में कोई भी सुपाच्य भोजन, जो सबसे सुपाच्य खिचड़ी माना जाता है, तो आप खिचड़ी दे सकते हैं, या उल्टी नहीं हो रही है तो आप दाल चावल भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर मरीज उसको पचाने में सक्षम है, अगर उसको उल्टी नहीं हो रही है। इसके अलावा फलों में आप केला भी खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं, मट्ठा खिला सकते हैं, मट्ठा पिला सकते हैं। तो ये सारे ऐसे भोजन हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, जिनकी मदद से आप डायरिया में काफ़ी मरीज को आराम पहुंचा सकते हैं इन भोजनों से। जहाँ तक बात दवा की है तो मैं दवा तो इस माध्यम से नहीं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरिया आपके ORS और अच्छे खान पान से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। और अगर मरीज का जो डिहाइड्रेशन है, शरीर में पानी की कमी है, अगर उसकी तीव्रता बढ़ रही है, यानी डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जाना है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। सीवियर डिहाइड्रेशन के मरीज को कभी घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन से जान का खतरा बहुत अधिक होता है। तो आज हमने चर्चा की दस्त संबंधी बीमारियों पर, इससे संबंधित जुड़े हुए जो कुछ टर्म्स आमतौर पर सुनने में आते हैं उनके बारे में चर्चा की, और घर बैठे आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ORS का उपयोग। इस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्ते।